Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. एक्चुअली आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इक्वली इंटरेस्टिंग भी है. यस, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीए में इंटर स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब भी आता है मिनिमम 6 to 8 मार्क्स के आते ही आते हैं. ओके, अगर आप कोई दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे कोर्स के स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप इसे अच्छे से सीखें. आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली है क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. आइए, जैसे कि अपने नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन मींस कि बिज़नेस में एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चे आते होंगे, हम उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. जी बिल्कुल, हम वैसा ही कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. आप एग्जांपल से समझिए कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, जहाँ पे क्या होता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के सिर्फ एक ही जगह पे क्या ही फैक्ट्री हैं जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होता है. बिल्कुल नहीं, बड़े सारे प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स में हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और वहीं पे पास में वेयर हाउसेस बना दिए जाते हैं जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है. ओके, यहाँ तो हुआ कि हमारा क्या हो गया, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, लेकिन बेचे तो यहीं नहीं जा सकते ना. बिल्कुल नहीं, बेचने के लिए तो शहर चाहिए, कोई सिटी चाहिए जहाँ पे उनके सेल्स आउटलेट्स हों. तो जैसे ही इनके प्लांट्स अलग अलग जगह पे होते हैं, वैसे बहुत ही सारे सेल्स आउटलेट्स भी होते हैं जो कि अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग स्टेट में होते हैं. अब ये क्या करते होंगे कि हर सेल्स आउटलेट की एक अपनी डिमांड होगी, एक अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि हम इस महीने, इस साल में, इस महीने ही ले लीजिए, इतने दिन में हम इतना इतना बेच पाएंगे. उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते होंगे, वेयर हाउसेस से अपने आप को सप्लाई करवाते होंगे. ठीक है, तो हम इस पूरे में यही देखेंगे कि जिसकी अपनी अलग अलग डिमांड है और इनकी कैपेसिटी क्या है सप्लाई करने की, वो अकॉर्डिंगली एक दूसरे को सप्लाई करते रहेंगे. एक दूसरे को नहीं, मतलब डिमांड इनकी रहेगी और सप्लाई वेयर हाउसेस की रहेगी, तो ये करते रहेंगे. अब इसमें जो मेन हमें पढ़ना है इस मॉडल में, वो ये समझना है कि जैसे आप ऐसे देखिए कि हरियाणा में कोई सेल्स आउटलेट है इनका. ठीक है, जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 यूनिट्स क्या है, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है. तो हम देखेंगे कि हरियाणा को कहाँ से सप्लाई मिलनी चाहिए. ऑफ कोर्स नियरेस्ट तो इसमें इन तीनों में दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से मिलना चाहिए था. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये दिल्ली हरियाणा को सप्लाई कर देगी 100 यूनिट्स, लेकिन इनकी डिमांड तो 100 की है, लेकिन सपोज़ इसकी सप्लाई कैपेसिटी जो है, सप्लाइंग कैपेसिटी, वो सिर्फ 80 यूनिट्स की है. तो इस केस में क्या होगा, 80 यूनिट्स ये इससे सप्लाई ले लेगा और रिमेनिंग जो इन दोनों में से नियरेस्ट होगा वहाँ से वो 20 यूनिट्स डिमांड करा लेगा, मतलब सप्लाई करा लेगा. ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कोई अलग अलग वेयर हाउसेज, मतलब अलग अलग क्या हैं, सप्लाई हैं, सोर्सेज हैं सप्लाई के, और अलग अलग डिमांड्स हैं डेस्टिनेशन के, जो एक दूसरे की डिमांड को सप्लाई करते रहेंगे. ठीक है, तो आइए थोड़े से हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इसमें कह क्या रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सोर्स एंड डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता होगा जी, बस एक ही चीज़ है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना. ठीक है, लिखा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वैसे इसकी हेल्प से हम कुछ और बातें भी फर्दर जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे यहाँ पे कि इस मॉडल का यूज़ 2-3 और चीज़ों में किया जाता है. जैसे ये सिर्फ कॉस्ट को ही मिनिमाइज़ नहीं करता, टाइम को भी मिनिमाइज़ करता है, और कुछ चीज़ें ये मैक्सिमाइज़ भी करता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगा, सेल्स मैक्सिमाइज़ करेगा. आप बस इतना समझें कि जब भी हमारी कॉस्ट कहीं पे मिनिमाइज़ हो रही होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा होता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, टाइम को भी मिनिमाइज़ करेगा, और कहीं ना कहीं इसमें हम सीखेंगे इस मॉडल की हेल्प से कि सेल्स भी कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है.
ठीक है। तो ज़्यादा डेफिनेशन और हम डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ना हम हमारा जो मेन मोटिव है, क्वेश्चन को आंसर करते चलेंगे और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगा डेफिनेशन की वो हम सीखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही बिल्ड हो जाएगा। बस आप मेन जो इसका वो है मोटिव है वो ये समझ लीजिए आप कि एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को भेजना और ऐसी जगह से भेजें जहाँ पे कॉस्ट जो हो हमारी मिनिमम आए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल का यूज़ आजकल सबसे ज़्यादा, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब से आप शॉपिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि आप अलग अलग स्टेट में, सिटीज़ में हैं, तो जो भी इनके नियरेस्ट वेयर हाउसेज़ होते हैं ये लोग वहीं से आपको सप्लाई करवा देते हैं। रीज़न कि इनकी मिनिमम कॉस्ट कम आए। ओके, अब थोड़ा सा हम इसमें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। अब जब इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के, तो आप देखें कि क्वेश्चन ना दो टाइप्स के आते हैं। पहला एक होता है जो बैलेंस्ड होते हैं प्रॉब्लम, और दूसरा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होते हैं। जी ये समझ नहीं आया बैलेंस और अनबैलेंस क्या है। देखिए, बैलेंस से मतलब कि जिसकी इनकी क्या है कि दिल्ली की मान लीजिए सप्लाइंग कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है और हरियाणा की डिमांड कैपेसिटी भी 100 की है, मतलब इनको रिक्वायरमेंट जो है वो भी 100 की है। तो डिमांड सप्लाई भी 100 और डिमांड भी 100, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अनबैलेंस क्या होगा कि हो सकता है कि डिमांड क्या होगी कि ज़्यादा होगी, सप्लाई कम हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो बैलेंस तो बहुत इजी है, आप फ्लुएंटली कर जाएंगे, लेकिन जब ये होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम आएगी, उसमें कुछ डमी कॉलम की हेल्प से हमें डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना होगा। फर्दर हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये जब हम करेंगे तभी हम सीखेंगे, ठीक है। आप एक बार इन्हें रीड कर लीजिए, ये क्या कहते हैं। कह रहा है कि बैलेंस्ड मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन, ओके। और अनबैलेंस्ड में क्या होगा, अनबैलेंस्ड मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स आर नॉट इक्वल टू डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लीजिए कि ये बहुत सारे सप्लाई के सोर्सेज हैं, S1, S2, S3, और वैसे ही बहुत सारे डिमांड की डेस्टिनेशंस हैं, D1, D2, D3, ठीक है। अब देखेंगे कि टोटल S1, S2, S3 की जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो 100 यूनिट की है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिमांड है टोटल डेस्टिनेशंस की वो भी 100 की है। इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम अगर आप करेंगे तो क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे टोटल हमने देखा कि सप्लाई तो है 100 की, लेकिन डिमांड सिर्फ 90 की ही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड, ठीक है। और वैसे ही वाइस वर्सा, यहाँ पे आप सिचुएशन खुद से ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अनबैलेंस भी इक्वली इजी है। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसा हम देखेंगे डिमांड में कमी है कि सप्लाई में कमी है, वैसे ही एक हम रॉ और एक कॉलम डमी की बना लेते हैं और वैसे करके हम आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, हम धीरे धीरे अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे लगाते होंगे। आइए, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगाएंगे तो इसके जो एक्चुअली आंसर होते हैं वो 2 स्टेप्स में दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपको जो फर्स्ट आंसर का पार्ट करना होता है उसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब IBFS आपको कैलकुलेट करके बताना होता है, जिससे हमारा टोटल कॉस्ट निकल के चला आता है, ठीक है। तो दूसरे में फिर हम क्या करते हैं, दूसरे में हम ऑप्टिमिलिटी की टेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि जो भी आपने पहले से कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकाला, क्या वो सही है, एक्यूरेट है, उस चीज़ की यहाँ पे टेस्ट की जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे समझ आता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट जब करते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, ठीक है। और इतने एग्ज़ाम से मोस्टली टाइम होते नहीं है कि 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम दें और आंसर करें, ठीक है। आज का जो मेरा ये मोटिव है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा प्रैक्टिकल, और कुछ CA में इंटर स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और साथ ही जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैंने इतना सीख लिया कि मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ओके,
तो देखिए आप जब ये इनिशियल, अब देखिए 2 स्टेप में है तो हम अभी दूसरे स्टेप को तो थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं कि टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी क्या है, अभी आप भूल जाइए। आप सिर्फ IBFS पे ध्यान दीजिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये भी जब हम करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये 3 अलग अलग मेथड से किए जा सकते हैं, ठीक है। ये पहला जो हमारा मेथड है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड है और तीसरा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से पर यूनिट कॉस्ट या फिर यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप करेंगे, जब आप खुद आंसर करने लग जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये वाला जो मेथड होता है ना वोगल्स, ये अगर आप सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन भी दे दें तो ये एग्जैक्टली 99% केसेस में जब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे तो ये सही ही आता है, एक्यूरेट ही आता है, एकदम नियरेस्ट आता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर इसकी हेल्प से निकालते हैं तो ये दोनों कई बार चेंज होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जिस मेथड से आपसे पूछा जाएगा उसी मेथड में आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो आइए हम पहले अभी क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट मेथड से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और मेरे पास कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो देख के हम आंसर करेंगे कि आपसे होता है कि नहीं होता है। आज की क्लास में शायद हम इतना ही कर पाएँ। जो दूसरी हमारी क्लास होगी उसमें हम सिर्फ लीस्ट कॉस्ट मेथड के करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, मॉडल में क्वेश्चन है तो उसके भी करेंगे और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी करेंगे, और फिर जो अगली क्लास होगी उसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। 3 क्लास में तीनों मेथड को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आइए हम इसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। देखिए ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ बनाया है, आप इसे एक बार रीड करें मेरे साथ और समझते हैं। पहले देखिए आंसर करना जो है ना, किसी भी आप मेथड से आंसर करें इसका ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट से करें, लीस्ट कॉस्ट से करें या वैम से करें, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड वैम, प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है। जब आप 8th और 9th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे ना, तब भी कोई आपको ये दे देता तब भी आप कर लेते, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो आइए आप मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहे हैं नीटको टाइल्स लिमिटेड हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड 4 सेल्स आउटलेट्स, ओके। कह रहा है कि डेटा ऑफ डेली डिमांड एट वेरियस सेल्स आउटलेट एंड सप्लाई फ्रॉम वेरियस प्लांट्स अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन प्लांट एंड सेल्स आउटलेट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ओके। आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS बाय यूजिंग तीनों मेथड, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन देख के समझते हैं कि अच्छा क्वेश्चन होते कैसे हैं, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर करना तो आप 2 सेकंड में सीख जाएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा था इनकी 3 प्लांट्स हैं, 1 2 3 और सेल्स आउटलेट 4 हैं। अच्छा ये प्लांट्स में क्या होता होगा, ये इनके एक तरह से आप मान लीजिए वेयर हाउसेज हैं, ये सोर्स ऑफ सप्लाई है जहाँ पे ये लोगों ने क्या किया होगा, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके रखा होगा। और सेल्स आउटलेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे इनके सामान बेचे जाते हैं, ठीक है, सेल करे जाते हैं। अब इस टेबल में हम सीखेंगे कि इनकी डिमांड्स कितनी कितनी हैं अलग अलग सेल्स आउटलेट्स की, और ये जो प्लांट है जो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे सोर्स ऑफ सप्लाई हैं इनकी सप्लाइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो हम एक बार इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमसे कह रहा है कि ये जो प्लांट 1 है, अगर ये सेल्स आउटलेट 1 को, प्लांट 1 सेल्स आउटलेट 1 को सप्लाई करता है तो इसकी कितना पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ से यहाँ को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आती है पर यूनिट वो 10 रुपये की आती है, ठीक है। वैसे ही प्लांट 1 से सेल्स आउटलेट 2 को अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है पर यूनिट कॉस्ट, ये 2 रुपये की आती है। वैसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे देख लीजिए कि प्लांट ये जो 3rd है यहाँ से सेल्स आउटलेट 4 को, प्लांट 3rd और सेल्स आउटलेट 4 मतलब ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आती है वो 18 रुपये की आती है। ये आपको पर यूनिट कॉस्ट कैसे है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी देखते हैं कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है।
आपने यहाँ देखा कि प्लांट 1 की जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो 15 यूनिट की है, और वैसे ही सेल्स आउटलेट 1 की जो डिमांड है वो सिर्फ 5 यूनिट की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता होगा भैया, जब मेरी डिमांड ही नहीं है सेल्स आउटलेट की, तो मैं क्या पूरा का पूरा ले पाऊँगा? बिल्कुल नहीं ले पाऊँगा। मैं कितना लूँगा? जितनी की मेरी डिमांड है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आप समझेंगे। इक्वली वैसे ही देखिए आप कि प्लांट जो 2 है इसकी सप्लाइंग कैपेसिटी 25 यूनिट की है, लेकिन सेल्स आउटलेट 2 की जो डिमांड है वो 15 यूनिट की है। ठीक है, वैसे ही थर्ड प्लांट का जो सप्लाई है वो 10 यूनिट का है और इसकी जो डिमांड है वो इतनी है। तो ऐसे ऐसे करके हमें बहुत सारे सप्लाई और बहुत सारे डिमांड्स दिए गए होते हैं, और साथ ही में एक प्लांट से दूसरे सेल्स आउटलेट को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो भी हमें गिवन होता है। हमें क्या बताना है? तीनों मेथड से हमें टोटल कॉस्ट बताना होता है। ठीक है, तो बस हम इतना बताएंगे। जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपका सिर्फ एक काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो पहली स्टेप आपकी होगी आंसर करने की, आप देख लेंगे कि जो सप्लाई और डिमांड है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो ओके, आप फर्दर प्रोसीड करेंगे आंसर करने की तरफ, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको रुकना होगा। जिस चीज़ में कमी आएगी उसे इक्वल करने के लिए या तो आपको डमी कॉलम या फिर आपको डमी रॉ की ज़रूरत पड़ेगी, आप बनाएंगे और इससे पहले डिमांड और सप्लाई को इक्वल करेंगे, फिर अपने आंसर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 2 स्टेप्स में होते हैं, पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। हम अभी बैलेंस्ड प्रॉब्लम करेंगे, बाद में हम अनबैलेंस की तरफ सीखेंगे कि कैसे डमी कॉलम या डमी रॉ हम बना के आगे आंसर को करते हैं। ओके, आइए इसे प्रैक्टिकली हम आंसर करके देखते हैं कि कैसे किए जाते हैं। आइए आप एक बार इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, आइए हम इसे आंसर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे कि किस मेथड से हम कर रहे हैं। तो हम तो कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय, कौन से मेथड से हम अभी सीख रहे हैं? अभी हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आंसर कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट क्या होता है मैं आपको एक सेकंड में समझा दूं। आप ऐसे देखिए कि इस मेथड में ऐसे कुछ फॉलो किया जाता है। ये अगर आपका मैप हुआ तो इसमें ये हमारा वेस्ट हो जाता है, तो ये हमारा ईस्ट, ये नॉर्थ साइड और ये साउथ। तो नॉर्थ और वेस्ट मतलब ये वाला जो कॉर्नर होता है ना, हम हमेशा इधर से इधर की तरफ आंसर की तरफ बढ़ेंगे। जब प्रैक्टिकल आप कर ही रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम इधर से इधर की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, आइए, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा वाला कॉर्नर हुआ? ये वाला कॉर्नर। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन से ही पिक कर लेंगे और एज इट इज़ पुट कर देंगे। जैसे ये हमारे कुछ सेल्स आउटलेट होते थे यहाँ पे, सेल्स आउटलेट्स कितने थे हमारे पास? टोटल 4 ही तो थे, 1 2 3 और 4। ये हमारे सेल्स आउटलेट्स हो गए। और सेल सप्लाई ऑफ सोर्स कितने थे? मतलब प्लांट्स, 3 हमारे पास प्लांट्स थे, 1 2 एंड 3। ओके, और इनकी जो डिमांड थी, सेल्स आउटलेट्स की डिमांड थी, वो कितनी है? 5 15 15 एंड 15। वैसे ही इनकी प्लांट्स की सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी थी? ये 15 यूनिट कर सकता है, ये 25 यूनिट कर सकता है और ये 10 यूनिट कर सकता है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। बिल्कुल बैलेंस प्रॉब्लम है। इधर से भी आप देखेंगे तो आपका
50 आएगा, और इधर से भी आप देखेंगे डिमांड, तो ये भी आपकी 50 आएगी। मतलब डिमांड भी 50 की है और सप्लाई भी 50 की है। बैलेंस प्रॉब्लम है, इस इजीली हम आंसर कर पाएंगे। पर यूनिट कॉस्ट भी था, वो भी हम लिख ही देते हैं। अब जब आंसर करेंगे ना, तो ये बॉक्सेस के अंदर, ये जो सेल हैं, इसके अंदर भी एक छोटा छोटा ऐसे सेल बना लेंगे, ताकि हम इसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट लिख पाएँ। ओके, ये पर यूनिट कॉस्ट क्या थी यहाँ पे, 10 रुपये की थी, 2 रुपये की थी, यहाँ 20 रुपये की थी, और यहाँ पे 11 की थी। वैसे ही पर यूनिट कॉस्ट आप यहाँ से क्वेश्चन से एज इट इज़ पिक करके लिख लें। ओके, यहाँ पे 4, 14, 16, 18। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ पुट कर लिया आपने आंसर शीट में। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब इसे हम 1 बाई 1 करके आंसर करना शुरू करेंगे। आइए, मेथड हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, मतलब ये वाला, हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांट 1 की सप्लाई कैपेसिटी है वो 15 यूनिट की है, और डिमांड जो सेल्स आउटलेट 1 की है वो डिमांड तो सिर्फ 5 यूनिट की है। तो क्या हम सारा कर पाएंगे इसकी सप्लाई? नहीं, हम डिमांड जितनी होगी उतना ही मैक्सिमम कर पाएंगे ना। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको कॉपीज़ खरीदनी थी और आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए, ठीक है, आपको 10 कॉपी खरीदनी थी, और स्टेशनरी वाला अब आपसे कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो 15 पड़ी है, तो आप उतना थोड़ी लेंगे, आप उतना ही लेंगे जितना आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि आप कितना लेंगे, 10 ही। दूसरा, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपको तो लेनी 10 ही थी कॉपी, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेशनरी वाले पे सिर्फ 5 ही कॉपी पड़ी थी। तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 5 उससे ले लेंगे और दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, दूसरे स्टेशनरी पे, उसके यहाँ से आप ले लेंगे। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं डिमांड को, या फिर उसको भी देंगे सप्लाई को, कि अगर उस सोर्स के पास सप्लाई उतनी की है ही नहीं तो वो क्या करेगा, फिर हम रिमेनिंग जो डिमांड्स हैं वो किसी और सोर्स से फुलफ़िल करवाएंगे। ठीक है, आइए, तो हमने देखा कि यहाँ पे डिमांड तो सिर्फ 5 की है। डिमांड जो सेल्स आउटलेट 1 की डिमांड है वो 5 यूनिट की है, लेकिन 1 जो प्लांट 1 है इसकी सप्लाइंग कैपेसिटी 15 की है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से सिर्फ 5 यूनिट मंगवा लेंगे, इसको हम अलॉट करना कहते हैं, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने 15 में से कितना सप्लाई कर दिया, 5 यूनिट, तो इनके पास और कितने रह गए होंगे, इनके वेयर हाउस में 10 यूनिट्स इनके पास रिमेनिंग रह गए होंगे। ओके, अब जब इसे आंसर करते हैं ना, तो जो भी हो गया, जो ज़ीरो हो जाता है, चाहे वो आपका कॉलम ज़ीरो हो जाए, चाहे आपका रॉ ज़ीरो हो जाए, आप उसे कट कर दें कि उधर की तरफ आपका दिमाग जाए ही ना। ओके, ये मैंने कट कर दिया, अब मैं इधर देखूंगा ही नहीं। अब मैं फ्रेश फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब मेरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी वाली बनेगी, ये मेरी तो ख़त्म हो गई और ये भी ख़त्म हो गई, तो ये मेरा बना, यहाँ पे मेरा बन रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, आइए अब हम इधर से देखते हैं कि इस सेल्स आउटलेट की जो डिमांड है वो 15 यूनिट की है। ओके, और यहाँ पे जो प्लांट 1 है इसके पास 10 यूनिट ही बची है सप्लाई करने को। कोई बात नहीं, इस बार सप्लाई कम पड़ गई ना, तो ये पूरा का पूरा 10 यूनिट तो हम यहीं से सप्लाई करवा लेंगे, जिससे क्या होगा, ये प्लांट की कैपेसिटी अब 0 की हो गई, और इनका अब जो रह गया, इनकी डिमांड अभी और कितने की रह गई है, 5 यूनिट की रह गई है रिमेनिंग, ये कहीं और से करा लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 0 ये हो गया, हम इसको सबसे पहले कट कर देंगे। अब कट बिल्कुल भी करें, आराम से करें। अगर आप नहीं करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब कौन सा कॉर्नर बचा, और कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, अब ये भी मेरा ख़त्म, ये भी करना ख़त्म। अब जो मेरा कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट का वो ये वाला बचा। अब मैं इधर से देखूँगा कि यहाँ की 5 यूनिट की क्या है मेरे पास डिमांड है, और सप्लाई कितनी की है, 25 यूनिट की है। कोई बात नहीं, मैं अपनी डिमांड को फुलफ़िल यहाँ पे कराऊंगा जो भी मिनिमम है। तो 5 यूनिट मैंने यहाँ पे अलॉट कर दिए। अब ये मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो रिमेनिंग 20 यूनिट
मतलब प्लांट 2 की कैपेसिटी अभी 20 यूनिट की बची रह जाएगी और सेल्स आउटलेट 2 की डिमांड ख़त्म। अब इसे किसी से नहीं मंगवाना होगा क्योंकि इसने जितना बेचना था पूरा वो मंगवा चुका। अब इसे भी कट कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेरी ये वाली कॉर्नर बच गई नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ की हम देखेंगे कि 20 यूनिट की क्या है सप्लाई है और डिमांड कितने की है 15 यूनिट की। मिनिमम जो भी होगा आप उसे अलॉट करेंगे। ये कितना है 15 यूनिट ही क्या कर पाएगा, सप्लाई यहाँ पे करनी ही पड़ेगी क्योंकि डिमांड ही 15 यूनिट की बची है। ये 15 ज़ीरो, इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो सेल्स आउटलेट है अब इसकी कोई भी डिमांड नहीं है। ओके, लेकिन इसके पास तो 20 यूनिट पड़े थे प्लांट 2 के पास सप्लाई करने को। कोई बात नहीं, ये इस 20 में से 15 कर देगा, 5 ही अपने पास अभी और रखेगा, दूसरे को ये करेगा सप्लाई। ओके, ये मेरा क्या हो गया ज़ीरो हो गया, मैं इसको कट कर दूंगा। अब मेरे पास कौन सा कॉर्नर बचा, ये वाला कॉर्नर बचा। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड तो 15 यूनिट की है लेकिन प्लांट 2 जो है वो सिर्फ 5 यूनिट ही सप्लाई कर पाएगा। कोई बात नहीं, हम 5 ही यहाँ पे सप्लाई करवा देंगे तो ये सप्लाई तो अब ज़ीरो हो जाएगी और इनकी जो अभी भी डिमांड रह जाएगी वो कितनी यूनिट की रह जाएगी 10 यूनिट की रह जाएगी। जो ज़ीरो हो गया, मैं बार बार कहता हूँ आप भी उसे कट कर दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ यहाँ पे डेटा पुट करना है और कट करते रहना है। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ आप लास्ट में देखेंगे बैलेंस्ड प्रॉब्लम करने का यही फ़ायदा है कि जो लास्ट में आप देखेंगे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे जो सप्लाई किसकी सेल्स आउटलेट 4 की जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स की है और प्लांट 3 की जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो भी 10 यूनिट की ही है। तो आप यहाँ पे 10 का 10 अलॉट कर देंगे, ये भी हमारा ज़ीरो और ये भी हमारा ज़ीरो। ठीक है, अब आप कैसे इस मेथड की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताएंगे। अब देखिए इधर, यहाँ लिखेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जहाँ जहाँ आपने अलॉट करे थे, जितना अलॉट किया वो यूनिट पिक कर लेंगे और उस सेल की कॉस्ट क्या है, मतलब वहाँ से वहाँ तक की, मतलब उस सोर्स ऑफ सप्लाई से डेस्टिनेशन तक सप्लाई करने की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी वो भी यहाँ से आप पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 5 यूनिट मैंने अलॉट किया था और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 10 रुपये की थी, ये मैंने पिक कर लिया। दूसरा मैं देखूंगा कि यहाँ मैंने 10 यूनिट अलॉट किया है और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है सप्लाई करने की, ट्रांसपोर्ट करने की, वो 2 रुपये की है। वैसे ही मैं ले लूँगा यहाँ से अब 5 × 7 प्लस यहाँ पे 15 यूनिट मैंने अलॉट किया था और इसकी कॉस्ट जो थी वो कितने रुपए की थी 9 रुपये की थी। वैसे ही अब मैंने यहाँ 5 यूनिट किया था अलॉट और इसकी पर यूनिट कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन वो 20 रुपये की थी। वैसे ही यहाँ पे 10 यूनिट मैंने किया था अलॉट और पर यूनिट जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन वो 18 रुपये की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार टोटलिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 135 प्लस ये हो जाएगा 100 और ये 180। आप जल्दी से कैलकुलेटर पे टोटल कर लीजिए, आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कितनी आ गई 50 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 135 100 प्लस 180 520। ये हमारे 520 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे। आपको बस यही बताना होता है, टोटल कॉस्ट सजेस्ट करना होता है, बताना होता है कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो इतनी की तो आएगी ही आएगी। ठीक है, ये किस मेथड से आपने कैलकुलेट करना सीखा, नॉर्थ वेट से। ठीक है, तो ये बस इतना ही सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक और
एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारी और क्लियरिटी इसमें आ जाए। आइए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे कि हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, कह रहा है कि ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और रिमेनिंग 2 मेथड्स। अभी हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कर रहे हैं, अगली क्लास में मैंने आपसे कहा कि मैं इसको डिस्कस करूँगा एंड देन थर्ड क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 4 कुछ डेस्टिनेशन हैं जहाँ की डिमांड्स कितनी है, 7532 है, और ये कुछ हमारे सोर्स ऑफ सप्लाई गिवन है जो S1 S2 S3 है। ठीक है, जहाँ जो इनकी कैपेसिटी है सप्लाई करने की वो 6, 1 एंड 10 की है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो इतने की आ रही है। वैसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स में देख लीजिए, जैसे मुझे क्या करना है, S2 से D3 को सप्लाई करना है, S2 से D3 को सप्लाई करना है, तो पर यूनिट की कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, वो 6 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा मेरा डेटा है कुछ। सबसे पहले आप जब भी आंसर करें तो एक चीज़ देख लें कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में डिमांड भी इक्वल है और सप्लाई भी उतनी ही है। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम क्या करता, उस केस में हमें डमी कॉलम या डमी रॉ लेना पड़ता है, हम सीखेंगे ये भी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो ये यहीं पे ही रहेगा। आई होप आपको विजिबल हो। ओके, हम आंसर करने से पहले एक बातें तो अपना लिख ही लेते हैं। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, कंप्यूट करने जा रहे हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए ये हमारी कुछ डेस्टिनेशंस हैं। ये तो आपको पता ही है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन से ही पिक करके पुट कर देंगे। डेस्टिनेशन मेरी कितनी है, ये D1 D2 D3 और ये मेरा D4। ओके, और ये मेरी सोर्स ऑफ सप्लाई जो है S1 S2 और S3 है। साथ में जो सोर्स की सप्लाई और जो डेस्टिनेशन की डिमांड कैपेसिटी है और जो इसकी डिमांड है वो भी हम एक बार क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेते हैं। सेवन 5 3 2। ओके, और सप्लाई कितनी है, 6 1 और 10। जैसा कि मैंने कहा है, आप जब भी आंसर करें फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिमांड एंड सप्लाई चेक कर लें। इस केस में हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इक्वल है 17 एंड 17। अगर इक्वल ना हो तो फिर उस सिचुएशन में हमें एक डमी रॉ या डमी कॉलम लेके इक्वल उसे करना होगा, फर्दर हम आंसर को प्रोसीड करेंगे। ओके, अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम एक छोटे छोटे सेल के अंदर भी सेल बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं। ओके, कितने थे हमारे पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 15 एंड 9। ओके, अब तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसे हमने पुट कर लिया। आइए अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ से हम इधर की तरफ आंसर को करेंगे। आइए, हमने देखा यहाँ पे कि जो
डेस्टिनेशन 1 की D1 की जो डिमांड है वो 7 यूनिट की है, बट S1 की जो सप्लाई है वो 6 यूनिट की है, 6 ही कर सकता है। तो कोई नहीं, जो भी मिनिमम होगा आप उतना ही अलॉट करेंगे, आप उतना ही उसे सेंड करेंगे। आइए, आपने यहाँ पे 6 यूनिट अलॉट कर दिया। जैसे ही आपने 6 अलॉट किया, अब ये S1 किसी को भी सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया। ओके, और यहाँ डिमांड अभी कितने की रह गई, 1 यूनिट की रह गई। और आपको तो पता ही है कि जैसे ही ज़ीरो हो गया आप उसे कट कर देंगे। ठीक है, आइए, अब हमने देखा यहाँ पे कि अब जो हमारा कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट वो ये वाला है। यहाँ हमारी डिमांड कितनी है, मतलब D1 की डिमांड कितनी है, 1 यूनिट, और S2 की सप्लाई भी 1 यूनिट ही है। तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या इस बार हम दोनों को कट कर देंगे, कॉलम को भी और रॉ को भी? हाँ, जो भी ज़ीरो हो जाएगा हम उसे कट कर देंगे। ओके, अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बचा, ये वाला। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो 5 यूनिट की है, बट जो सप्लाई है वो 10 यूनिट की है। कोई बात नहीं, जितनी डिमांड है उतना ही हम अलॉट करेंगे। और यहाँ पे 5 यूनिट अलॉट किया, ये हो गया ज़ीरो। ओके, और यहाँ पे भी हमारा कितना बच गया, अभी भी इसकी, अभी भी ये S3 सप्लाई कर सकता है 5 यूनिट। ये ज़ीरो हो गया, हम इसे पहले कट कर देंगे। ओके, अब हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अच्छा, ये आप कट बार बार ज़रूर करें, नहीं करने से कई बार हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, हम तो वैसे ही कर लेंगे, नहीं कट करेंगे। नहीं करने से क्या होता है, गलती होने की चांसेस हमारी बढ़ जाती है, और मैं नहीं चाहता कि इतना आसान क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत करके आएं। ओके, यहाँ हमारी डिमांड कितनी है, 3 यूनिट की, और सप्लाई 5 की है। मिनिमम हम 3 अलॉट कर देंगे, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब D3 की जो डिमांड है वो अब ख़त्म हो गई, अब इसे नहीं चाहिए, बट S3 की अभी भी सप्लाई कितने की रह गई, 2 यूनिट अभी, और ये सप्लाई कर सकता है, किसी और को कर देगा। ओके, ये भी हम कट कर देंगे। अब आप एंड में देखेंगे बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कि जितने की हमारी डिमांड है उतनी की ही सप्लाई है। S3 की क्या है, सप्लाई भी 2 यूनिट की है, और D4 की डिमांड भी 2 यूनिट की ही बची। मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, अब क्या काटने की ज़रूरत है। ओके, अब हम इतना करके टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, हमने जितने यूनिट भेजे हैं यहाँ से, मतलब सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 को 6 यूनिट सेंड करने में हमें 2 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, ये 6 मैंने थोड़ा से कर दूँ। ओके, तो मतलब 6 यूनिट इंटू 2 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अब इसे प्लस कर दीजिए, फिर देखिए कितना यूनिट है। यहाँ पे हमने 1 यूनिट सेंड किया है, तो 1 इंटू इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी 1 ही की है, प्लस यहाँ पे 5 यूनिट हमने सेंड करा है, और पर यूनिट 8 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। 3 इंटू 15, वैसे ही 2 इंटू 9। आप इसकी टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 प्लस 1 40 45 प्लस 18। कैलकुलेटर उठाइए और आंसर बताइए कितना आ गया। 12 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 45 18 इज इक्वल्स टू 116 रुपीज़ 116। आई होप आपको विजिबल हो। देखिए, तो बस इसमें ही है, इतना क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमें ज़्यादा कुछ करने को है ही नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही आसान है ये, और मुझे नहीं लगता आपको नॉर्थ वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी।
देखिए, अच्छा ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स करे, तो क्या मॉडल के क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बस आपको बताना चाहता था कि ये मेरे पास कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, ये दिसंबर 2019 के हैं, सीएमए इंटर के, और ये दिसंबर 2018, मतलब 18 और 19 के मेरे पास हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो 18 वाला दिसंबर 19 का ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपसे यही पूछ रहा है, आपको सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। और मेथड कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और मार्क्स देखिए आप कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का यहाँ पे आया है। तो बस इतना आसान करके अगर 8 मार्क्स मिल सकते हैं तो क्यों ना इस चैप्टर पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आइए मैं आपके साथ साथ इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी आंसर करता हूँ। वैसे आप कोशिश कीजिएगा सेल्फ लगाने की, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, जब ना लगे फर्दर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। आइए, मैंने यहाँ पे पहले से टेबल बना लिया इसके लिए। आप एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ना बार बार दिक्कत ना हो। वैसे आप चाहें तो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए आइए, सबसे पहले हम क्वेश्चन से जो भी डेटा रिक्वायर्ड है उतना हम पिक कर लेते हैं और यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इनके पास कुछ वेयर हाउसेस हैं। W1, W2, W3 एंड W4, ये 4 वेयर हाउसेस हैं और साथ ही साथ इनके पास कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं। फैक्ट्री भी इनके पास 4 हैं, F1, F2, F3, F3 एंड F4। ये मैंने कॉलम नहीं बनाया था, बना लिया। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। साथ ही साथ आप डिमांड एंड सप्लाई भी लिख देंगे। जो डिमांड्स हैं वेयर हाउसेस के 270, 390, 320 और 280। साथ में जो सप्लाईज हैं वो कितने कितने के हैं? 210 यूनिट, 330 यूनिट, 430 यूनिट और 290 यूनिट। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जब भी आंसर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बातें देख लें कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं है। आइए, 210, 330, 430 प्लस 290, 1260 कि इसकी सप्लाई है, क्या डिमांड भी इतना ही है? 270 प्लस 390 प्लस 320 प्लस 280, ओके 1260। ये भी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तो ये हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाती है। चलिए, अब यहाँ से हम कुछ पर यूनिट जो भी कॉस्ट हैं वो भी पिक कर लेंगे। उससे पहले मैंने आपसे कहा है कि आप सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे सेल्स बना लिया कीजिए, ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 10, 12, 14, 80, 25, 19, 21, 30, 18, 60, 11 एंड 23। ये थोड़े छोटे पड़ जाएंगे बट आई होप आपको दिखे। और यहाँ कितना है? 28, 34, 17 एंड 15। ये हमें जितना डेटा चाहिए था
जितने की रिक्वायरमेंट थी हमने क्वेश्चन से पिक कर लिया। अब क्वेश्चन रहे ना रहे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, तो मैं क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए हटा देता हूँ। आइए हम अपना नॉर्थ वेस्ट लगाते हैं और आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे कि हमने देखा कि W1 की जो डिमांड है वो 270 यूनिट की है, बट F1 इसे 210 यूनिट ही सप्लाई कर पाएगा। कोई बात नहीं, जो भी मिनिमम होगा उतना ही तो अलॉट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 210 यूनिट अलॉट कर दिया। जैसे ही 210 यूनिट अलॉट करेंगे, अब क्या होगा कि फैक्ट्री 1 किसी को सप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ बचा ही नहीं। बट यहाँ पे कितना बच जाएगा? 60 यूनिट यहाँ पे हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे। ओके, और मैंने तो आपसे कह ही रखा है कि जैसे ही जो भी ज़ीरो हो जाए आप उसे कट कर दें। ओके, अब आप देखिए ये हट गया। अब नॉर्थ वेस्ट आपका कॉर्नर कौन सा बचा? ये वाला। ओके, यहाँ की जो डिमांड है वो 60 यूनिट की है और सप्लाई कितनी की है? 330। कोई बात नहीं, उतना तो अभी हमें चाहिए ही नहीं, हमें 60 यूनिट चाहिए। हम यहाँ अलॉट कर देंगे, ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने 330 में से जैसे ही हम 60 हटा लेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 270 यूनिट्स यहाँ रिमेनिंग रह जाएंगे। जो ज़ीरो हुआ आप उसे कट कर लीजिए। इस लाइन को ही हम ख़त्म कर देंगे। अब आप देखेंगे ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो यहाँ बचा आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ कितना अलॉट करें? 390 की डिमांड है और 270 की क्या है? सप्लाई है। तो जितना हमारी सप्लाई होगी मिनिमम, इस बार जो भी मिनिमम होगा, विचेवर इज़ मिनिमम, हम वही तो कर पाएंगे। यहाँ हमने 270 यूनिट अलॉट कर दिए, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही 390 में से 270 आप घटा देंगे तो ये आपकी 120 की डिमांड रह जाएगी। ओके, अब जो ज़ीरो हुआ हम उसे काट देंगे। F2 अब किसी को सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि बचा ही नहीं। ओके, अब हमारी नॉर्थ वेस्ट ये वाली कॉर्नर हो गई। 120 यूनिट की यहाँ की क्या है? डिमांड है, लेकिन सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है 430 की। कोई बात नहीं, जितनी हमारी यहाँ की डिमांड है पहले उसे हम फुलफ़िल कर लें। 120 यूनिट अलॉट कर दी और ये हमारी साथ ही में ज़ीरो हो गया। और 430 में से जैसे ही मैं 120 माइनस कर दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 250 अराउंड, या एक सेकेंड, तो ये मेरा 430 माइनस 310 ये मेरा रह जाएगा। ओके, 310 रह गया। अब जैसे ही जो ज़ीरो हुआ हम उसे कट कर देंगे। अब हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी रह गई? ये वाली। यहाँ पे हम देखेंगे कि 320 की हमारी डिमांड है, बट जो सप्लाई है वो 310 यूनिट की ही है। कोई बात नहीं, हम 310 यूनिट यहाँ पे अलॉट करेंगे, ये तो हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ 10 यूनिट हमारे बच जाएंगे, ये बाद में किसी और को सप्लाई कर देगा। कोई नहीं, जो ज़ीरो हुआ उसे आप कट कर दें। ओके, अब लास्ट में आप देखेंगे, नहीं अभी लास्ट नहीं बचा, अभी और बचे हैं। डिमांड यहाँ की कितनी है? 10 यूनिट की, और टोटल सप्लाई 290 की है। कोई नहीं, 10 यूनिट हम यहाँ पे अलॉट करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे 280 यूनिट्स रिमेनिंग रह जाएंगे। देखिए अब लास्ट में क्या हुआ हमारा कि 280 की डिमांड भी है और 280 की सप्लाई भी है। हम यहाँ पे 280 अलॉट कर देंगे, ये भी हो गया ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो। बस अब तो आपको आता ही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू हम ऐसे लिख देंगे कि 210 यूनिट हमने यहाँ अलॉट किया था और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी? 10 रुपये की, प्लस 60 यूनिट यहाँ अलॉट किया है हमने, अब पर यूनिट कॉस्ट है 25 की, प्लस यहाँ 270 यूनिट हमने अलॉट किए या फिर भेजे, और यहाँ पे भेजने का पर यूनिट का कॉस्ट जो था वो 19 रुपये का आ रहा था। यहाँ पे
120 यूनिट हमने अलॉट किया और इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 16 प्लस 310 यूनिट हमने यहाँ पे अलॉट करे, सेंड करे और इसकी पर यूनिट कॉस्ट सेंड करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 11 रुपये आ रही थी। साथ में 10 यूनिट हमने यहाँ भेजा और ये 17 प्लस 280 यूनिट हमने वहाँ भेजा है, पर यूनिट कॉस्ट 15 की है। आप जब इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 60 इंटू 25 1500 प्लस 270 इंटू 19 5130 प्लस 120 इंटू 16 into 11 plus 10 into 17 170 प्लस ये कितना हो जाएगा 280 इंटू 15 4200। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 1500 5130 प्लस 9020 प्लस 3410 प्लस 170 प्लस 4200, ये हमारे 18,430 आ रहा है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं मेरे पास। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 18,430। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल। यहाँ पे बस इतना ही आपको बताना था एग्ज़ाम में, और ये आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप जब करेंगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 to 6 मिनट आपको लगने वाले हैं, और उतने के आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये 2019 का था जो कि हमने कर लिया। अब मेरे पास 2018 का भी एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, CMA इंटर दिसंबर 2018 का है। आप यहाँ भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही बताना है आपको। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, और जब इसकी मार्क्स आप देखेंगे तो ये A और P, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप कोशिश कीजिए इसे खुद लगाने की। ठीक है, जब आपसे ना हो आप तब इस वीडियो को देखें, और अगर लग जाएगी तो अच्छी बात, और नहीं लगी तो फिर आप यहाँ आके देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम इसे भी लगाते हैं और नॉर्थ वेस्ट को ख़त्म करके फर्दर हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। आइए, यहाँ भी हमने देखा कि कुछ वेयर हाउसेस हैं, W1 W2 W3 एंड W4, 4 वेयर हाउसेस हैं, और यहाँ पे 4 फैक्ट्री भी है, F1 F2 F3 एंड F4। ओके, यहाँ डिमांड है अच्छा मैंने बोला नहीं आपसे, आप एक बार क्वेश्चन की अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप भी आंसर कर पाएँ। ओके भाई, डिमांड हमारी कितने की है यहाँ पे 210 यूनिट की, यहाँ पे 330 260 एंड 220। ओके, साथ में सप्लाईज कितने हैं 150 270
370 एंड 230। अब जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपको डिमांड और सप्लाई चेक कर लेना है कि वो इक्वल है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होगा। आपको एक डमी रो या डमी कॉलम लेके आंसर करना होगा, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डमी वाले करवाऊँगा। 150, 270, 370, 270, ये हो जाएगा आपका 1060 यूनिट। ये भी हमारा ठीक है, ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है। ओके, आइए अब हम क्वेश्चन से कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है ट्रांसफ़र करने की, मतलब ट्रांसपोर्ट करने की। उससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप सेल के अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल्स बना लें, ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने देखा पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 47, 59, 55 एंड 57। 44, 54, 52, 59। ओके, यहाँ है हमारे 49, 64, 59 एंड 61, 51, 63, 54 एंड 60। ओके, सफिशिएंट डेटा हमें जितना चाहिए था हमने क्वेश्चन से पिक कर लिया। अब क्वेश्चन हमें थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ओके, आप फॉलो कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आइए हम इसे आंसर करते हैं। आइए हम इसे आंसर करते हैं। देखिए, हमने देखा यहाँ पे कि जो W1 की वेयर हाउस 1 की जो डिमांड है वो 210 यूनिट की है, और वहीं F1 फैक्ट्री 1 जो मैक्सिमम सप्लाई कर सकती है वो सिर्फ 150 की कर सकती है। जो भी मिनिमम होगा हम उतना इसको भेज देंगे। 150 यूनिट यहाँ हमने अलॉट किया, ये तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी 60 यूनिट्स। ओके, और अब तो आपको पता ही है कि जो भी ज़ीरो होता है सबसे पहले हमें उसे कट कर देना है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगी, अब ये वाली हो गई इधर से, ये तो कट गया। ओके, यहाँ की जो डिमांड है वो 60 यूनिट की है, लेकिन सप्लाई तो 270 की है। कोई बात नहीं, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही तो मंगाएंगे। 60 यूनिट, ये हमारी हो गई ज़ीरो, और ये हो जाएगा 210 यूनिट। ओके, जो ज़ीरो हुआ सबसे पहले आप उसे कट कर देंगे। अच्छा, कट कर देने का क्या मतलब है कि वेयर हाउस की अब डिमांड ही नहीं है, उसको अब किसी से नहीं चाहिए, उसने खुद को ब्लॉक कर लिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बची हमारी। यहाँ पे जो सप्लाई है वो 210 यूनिट की है और 330 की डिमांड है ठीक है, बट अभी फ़िलहाल वो F2 से 210 यूनिट फ़िलहाल ले लेगा और रिमेनिंग खुद को किसी और से सप्लाई करवाएगा, क्योंकि डिमांड तो बहुत है लेकिन यहाँ पे सप्लाई अभी इतनी ही है। ओके, तो ये 210 ज़ीरो हो गया, और 330 में से 210 हम घटाते हैं, ये हमारा 120 रह जाएगा इसकी और डिमांड, जो कि ये किसी और से बाद में फुलफ़िल करवाएगा। इसे आप कट कर दीजिए। अब हमारी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बची वो ये बची, आ तो गया। यहाँ पे 120 की डिमांड और 370 की सप्लाई, कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम 120 की ही डिमांड फुलफ़िल करवाएंगे। ये हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे 370 में से आप 120 घटा देंगे, 250 यहाँ पे और बच जाएगा। जो ज़ीरो हुआ आप उसे कट कर दीजिए। आइए, नॉर्थ वेस्ट हमारी ये बच गई अब यहाँ पे।
यहाँ पे हम देखेंगे कि 260 की हमारी डिमांड है, बट सप्लाई सिर्फ 250 की है। जो भी मिनिमम होगा हम उतना ही कर पाएंगे। 250 यहाँ अलॉट कर दिया, ये हो गया 0 और यहाँ पे 10 यूनिट्स रह गए हमारे। ओके, जो 0 हुआ आप उसे कट कर दीजिए। F3 अब किसी को भी सप्लाई नहीं कर पाएगा। फैक्ट्री 3 अब अपने आप को बंद कर लेगा, क्योंकि इसके पास जितना था उतना इसने भेज दिया, अब ये किसी को नहीं भेज पाएगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड है 10 यूनिट्स की, लेकिन सप्लाई तो 270 की है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ 10 यूनिट ही यहाँ अलॉट कर पाएगा। ये हो जाएगी 0 और यहाँ 270 में से 10 हटा देंगे आप, 260 रह जाएगी। इसे हम फर्दर कट कर देंगे। जो भी 0 होता जा रहा है हम उसे कट करते जा रहे हैं। आइए अब यहाँ पे हमने देखा लास्ट में कि डिमांड है हमारी कितने की, 220 की। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी 220 की और ये 260 ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, आप इस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। ये 120 है तो ये भी 120 ही हमारा होगा। कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन से डेटा जो पिक किया था वो गलत लिया है। 230 ऑफ कोर्स, ये देखिए ये हमारी 270 नहीं 230 है। ओके, तो ये कितना बच जाएगा, मैंने 270 60 लिखा है, मतलब ये 220 ही बचेगा। आई एम सो सॉरी, 220। ओके, ये 220 ही हमारी बचेगी। ये हम यहाँ पे अलॉट कर देंगे। ये हो जाएगी 0 और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार ठीक से सुधार लीजिएगा। कोई बात नहीं। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमसे पूछा जा रहा था, हम बता देंगे इन्हें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ 150 हमने अलॉट किया है, 150 इंटू 47 प्लस 60 इंटू 44 प्लस 210 इंटू 54 प्लस 120 इंटू 64 प्लस 250 इंटू 59 प्लस 10 इंटू 54 प्लस 220 इंटू 60। ओके, ये इतना हो गया। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, आप इसे टोटल कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं इसे यहाँ टोटल कर देता हूँ। ओके, ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर उठाइए और आप जल्दी से आंसर बताइए। 150 इंटू 47 इज इक्वल्स टू 7050 प्लस 60 इंटू 44 ये मैंने 2 हो गए, 210 इंटू 54 11,340 प्लस 120 इंटू 64 7680 प्लस 250 इंटू 59 14,750 प्लस 10 इंटू 54 प्लस 220 इंटू 60 13,200। एक बार इसकी आप टोटलिंग
निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 7050 प्लस 2640 प्लस 11340 प्लस 7680 प्लस 14750 प्लस 540 प्लस 13200, 57,200 इसका आंसर आ रहा है। 57,200। खैर इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा डेटा जो है वो बड़ा कर दिया, बाकी क्वेश्चन उतना ही सिंपल है जितने आपने पहले लगाए। तो बस अब मुझे नहीं लग रहा कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो आपका जो पहला मेथड था, कौन सा, ये जो पहला मेथड आपका था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये आपने अच्छे से आंसर कर लिया। अगली क्लास हम जो करेंगे उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड करेंगे, और फिर जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें मेरे साथ, और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में करने में, इन सब में कुछ भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।